फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी एनेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा फर्स्ट यूनिट इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ पे हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक होगा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। आज हम ह्यूमनिस्टिक मानवतावादी सिद्धांत या मानवतावादी मनोविज्ञान के बारे में आज हम बात करेंगे। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, हम सब जानते हैं कि इसकी स्थापना अब्राहम मैस्लो के द्वारा की गई थी 1962 में। और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को मनोविज्ञान का थर्ड फोर्स, तृतीय बल कहा जाता है। मनोविज्ञान का फर्स्ट फोर्स साइको एनालिटिकल थ्योरी को कहते हैं, जो कि फ्राइड के द्वारा दी गई थी। और मनोविज्ञान का सेकंड फोर्स वाटसन का बिहेवियरिज्म कहलाता है। और मनोविज्ञान का थर्ड फोर्स ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहलाती है, जो कि अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई। मीन्स पूरी साइकोलॉजी पर इन तीन फोर्स का सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे प्रबल प्रभाव देखा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी संप्रदाय की अगर हम बात करें, किसी भी स्कूल की हम बात करें, तो किसी भी साइकोलॉजिकल स्कूल की स्थापना बिल्कुल सडन नहीं हुई है। कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, कुछ ऐसे स्कूल्स रहे हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत रहे हैं जिसको कि सभी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। और उनके बदले में, उन सिद्धांतों के बदले में, उन थ्योरीज़ के बदले में इन मनोवैज्ञानिकों ने अपनी एक अलग थ्योरी लोगों के सामने प्रस्तुत की। अगर हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात करें, यहाँ हम देखते हैं कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी धनात्मक मनोविज्ञान भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति के पॉजिटिव थिंग्स पर यह ज़्यादा बल डालता है। साथ ही साथ में यह व्यक्ति की अंतःशक्तियों, व्यक्ति के पोटेंशियल्स और व्यक्ति की पॉजिटिव चीज़ों पर ये फोकस करता है। और साथ ही ये नॉर्मल व्यक्तियों पर ये स्टडी करता है। अगर हम साइको एनालिटिकल स्कूल की हम बात करें, तो वहाँ हम देखते हैं कि फ्राइड ने जितने भी अपने अध्ययन किए या स्टडीज़ की, वो एबनॉर्मल व्यक्तियों पर की गई हैं। उनकी जो थ्योरी है वो एबनॉर्मल व्यक्तियों पर बेस्ड है, जिसको कि उन्होंने नॉर्मल पीपल्स पर भी उन्होंने जनरलाइज किया है। मैस्लो इस चीज़ के विरोधी रहे। मैस्लो ने साइको एनालिटिकल स्कूल को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैस्लो का मानना था कि मनोविश्लेषणात्मक स्कूल जो है वो असामान्य व्यक्तियों का ही अध्ययन करता है। और साथ ही साथ वो व्यक्ति को एक तरह से विध्वंसनात्मक कार्य, एक मीन्स अगर व्यक्ति को फ्री छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति हमेशा दूसरे को बर्बाद करने की ही सोचेगा, कुछ इस तरह से। मीन्स एक व्यक्ति के नेगेटिव पहलू, नेगेटिव एस्पेक्ट की ही बात वहाँ पे की गई है। और साथ ही साथ मैस्लो ये भी कहते हैं कि अगर हम व्यवहारवाद की बात करें, तो व्यवहारवाद में जितने भी अध्ययन किए गए, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जैसे अगर हम पैवलो की थ्योरी की हम बात कर लें या फिर हम स्किनर की बात कर लें, वहाँ पर मनुष्यों से ज़्यादा जानवरों पर स्टडीज़ की गई हैं। और जानवरों पर की गई स्टडीज़ को ही मनुष्यों पर उन्होंने जनरलाइज किया है। इसलिए मैस्लो व्यवहारवाद के भी कड़े विरोधी, कड़े आलोचक रहे हैं। और इन्होंने इसलिए एक स्वस्थ मनोविज्ञान, एक पॉजिटिव साइकोलॉजी की स्थापना की, जिसको कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहा गया। यहाँ हम देखते हैं कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या चीज़ें हैं, मैस्लो के अनुसार ये क्या है। मैस्लो बताते हैं कि मनुष्यों की प्रकृति आदरणीय एवं आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से युक्त होती है। अगर पर्यावरणीय अवस्थाएं अनुकूल होती हैं तो व्यक्ति में अपने भीतर छिपे अंतःशक्ति एवं क्षमताओं की पहचान का पर्याप्त मौका मिलता है। मीन्स मैस्लो हमें ये बतलाते हैं कि हर व्यक्ति अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए प्रेरित रहता है। आगे हम इनकी हायरार्किकल थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि उन्होंने एक हायरार्की बतलाई है हमारे नीड्स की, मनुष्यों के नीड्स की एक हायरार्की उन्होंने बतलाई है, जिसमें कि हम देखते हैं कि सबसे टॉप पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है, जहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच पाता। क्यों नहीं पहुँच पाता? क्योंकि व्यक्ति की परिस्थितियाँ कई बार ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है, व्यक्ति का जो गोल होता है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही होता है। और अगर सभी चीज़ें, अगर उसके आसपास की सभी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ठीक होती हैं, उसके फेवर में होती हैं, तो व्यक्ति वहाँ तक ईज़िली पहुँच जाता है और अपने गोल को पूरा कर लेता है। यही चीज़ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का सोल है, हम कह सकते हैं। ये चीज़ ही, इसी को ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में बतलाने की कोशिश की गई है। साथ ही हम आगे देखते हैं
कि यहाँ पे मनुष्यों की सर्जनात्मक एवं स्वस्थ अंतःशक्ति के विकास पर बल डाला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्यों के पॉजिटिव चीज़ों पर ही फोकस किया गया है। मनुष्य को एक पॉजिटिव पर्सन के रूप में यहाँ पर उसकी स्टडी की गई है और उसके पॉजिटिव चीज़ों को ही यहाँ पे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ही यहाँ पे दिखलाया गया है, और साथ ही उसके स्वस्थ अंतःशक्ति के विकास पर भी ये बल डालता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यह मनुष्य की समग्रता के रूप में अध्ययन करता है। मीन्स समग्रता के रूप में व्यक्ति का अध्ययन करता है। मीन्स यहाँ पे मैस्लो बतलाते हैं कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन अगर हम करते हैं तो हमें बस उस परिस्थिति का ही हमें मीन्स जिस परिस्थिति में व्यक्ति ने रिस्पॉन्ड किया है, हमें बस उसका ही अध्ययन नहीं करना है। इनफैक्ट हमें व्यक्ति के पूरे लाइफ का हमें उसकी स्टडी करनी चाहिए कि क्या ऐसी परिस्थितियां रहीं, क्या ऐसे सिचुएशंस बने कि व्यक्ति आज इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में इस तरह का रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। आगे जैसे जैसे हम मैस्लो की थ्योरी और हम रोजर्स की थ्योरी हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमारी क्लियर होती चली जाएंगी। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य आत्मसिद्धि बतलाई गई है। मीन्स जैसा कि फ्राइड की थ्योरी में बतलाया गया है कि व्यक्ति हमेशा अपने प्लेजर के लिए प्रेरित रहता है और वहाँ पे सेक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। लेकिन अगर हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की गई है। अगर हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हम बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले युंग के द्वारा दिया गया था। युंग ने अपनी थ्योरी में सबसे पहले इसकी चर्चा की थी, जिसको कि आगे चल करके मैस्लो और रोजर्स ने अपनी थ्योरी का एक मेन कॉन्सेप्ट इन्होंने बतलाया। मीन्स इसी पर इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी को बेस्ड किया। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे व्यक्ति की सृजनात्मकता पर बल दिया जाता है और साथ ही व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर बल डाला जाता है। आज के डेट में अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा फल फूल रही है। इसका मेन रीज़न ये भी है कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्टों ने, ह्यूमनिस्टिक मनोवैज्ञानिकों ने साइकोलॉजिकल हेल्थ की रिक्वायरमेंट को उन्होंने समझा है और इस पर ही उन्होंने अपनी थ्योरी को दिया है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे सेल्फ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। साथ ही हम आगे कह सकते हैं कि मानवतावादी मनोविज्ञान मानव प्रकृति की संपूर्णता के अध्ययन में विश्वास करता है, जिसमें चेतन अनुभूति को महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम बिहेवियरिज्म की बात करेंगे तो हमारी वीडियो में लास्ट वीडियो हमारी बिहेवियरिज्म पर बेस्ड थी और वहाँ हमने देखा था कि वॉटसन ने कॉन्शियसनेस को या चेतन अनुभूति को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि मैस्लो जो हैं वो चेतन अनुभूति में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और इसको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानते हैं। सो अगर हम इस तरह से कंपेरेटिव स्टडी हम करें, अगर हम दो थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हम उसमें देख सकते हैं कि क्या नई चीज़ें दी गई हैं और किन चीज़ों को इस थ्योरी में एक्सेप्ट किया गया है, किन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अगर हम इस तरह से स्टडी करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है हर थ्योरी को याद रख पाना। सो आप भी इस चीज़ को आप ट्राई करें। सो यहाँ पे हमने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में हमने समझा और कि इसमें क्या चीज़ें, किन चीज़ों पर इसमें फोकस किया गया है। सो अगर हम बात करें ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में तो यहाँ पे जब भी हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की हम बात करते हैं तो दो नाम हमारे सामने बहुत ही जल्दी आते हैं, जिनमें कि एक है कार्ल रोजर्स और दूसरा नाम है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो जो कि इसके संस्थापक हैं और कार्ल रोजर्स जिनकी की थ्योरी से मैस्लो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और साथ ही अगर हम बात करें कि मानवतावादी मनोविज्ञान किस तरह से आगे बढ़ा या किस तरह एक संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ, तो यहाँ पे व्यवहारवाद और साइको एनालिटिकल थ्योरी की आलोचनाएं तो हैं ही हैं। साथ ही रोजर्स की थ्योरी भी यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रोजर्स की थ्योरी से भी अब्राहम मैस्लो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने इनकी चीज़ों को भी अपने सिद्धांत में इन्होंने इंक्लूड किया। सो यहाँ हम कार्ल रोजर्स के बारे में हम देखते हैं। रोजर्स का जन्म 1902 में हुआ था इलियोनिस में और इन्होंने 1931 से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी।
आगे हम देखते हैं कि इन्होंने इनके रिसर्च पेपर्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जिनमें कि 2 रिसर्च पेपर्स इनके बहुत ही पॉपुलर हुए, जिनमें है काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, जो कि 1942 में प्रकाशित हुआ था, और इनकी दूसरा रिसर्च पेपर जो आया वो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी आया, जो कि 1951 में प्रकाशित किया गया। इनकी थ्योरी के आने के बाद से ही हम कह सकते हैं रोगियों के साथ या जो लोग साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए आते थे उनके लिए रोजर्स ने ही एक सम्मानजनक वर्ड क्लाइंट वर्ड का इन्होंने ही यूज़ स्टार्ट किया था, और इन्होंने रोगियों को भी क्लाइंट्स को भी इन्होंने पूरा सम्मान देने की बात इन्होंने कही थी। सो अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन को देखें कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है साइकोलॉजी में, सो यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने सेल्फ थ्योरी दी हुई है, आत्मन सिद्धांत, जिसको कि पर्सन सेंटर्ड थ्योरी भी कहा जाता है। सो इनकी थ्योरी को हम यहाँ पे 4 भाग में बांटकर हम इसकी स्टडी हम करेंगे। जीव या प्राणी, जिसको कि ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। सेल्फ, इन्होंने सेल्फ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और साथ ही प्राणी और आत्मन में संबंध, सेल्फ और ऑर्गेनिज्म में संबंध, और लास्ट इनका कॉन्सेप्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि मानवतावाद सिद्धांत का बिल्कुल सोल है, बिल्कुल मेन पॉइंट है। सो इसको हम 1 बाय 1 यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। प्राणी क्या है या फिर जीव क्या है? सो अगर हम एक जनरल लैंग्वेज में हम बात करें तो हम देखते हैं कि मनोविज्ञान में प्राणी किसको कहते हैं या फिर जीव किसको कहते हैं। सो प्राणी वही होता है जो कि रिस्पॉन्ड करता है। जब हमारे सामने कोई भी स्टिमुलस या स्टिमुली आता है, उसको देखकर हमारा जो भी रिस्पॉन्स होता है, वही सिर्फ यहाँ पे मनोविज्ञान में इसी चीज़ को प्राणी कहते हैं, मीन्स रिस्पॉन्ड करने वाला। लेकिन अगर हम रोजर्स की बात करें तो रोजर्स ने प्राणी को या फिर ऑर्गेनिज्म को सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं रखा है, बल्कि उन्होंने प्राणी को उन सभी अनुभूतियों का केंद्र माना है, उन सभी एक्सपीरियंसेस का सेंटर पॉइंट माना है, जो कि हमारे शरीर के भीतर होने वाली घटनाओं के प्रत्यक्षण से लेकर बाह्य वातावरण की घटनाओं के प्रत्यक्षण तक परिवर्तित होते रहते हैं। मीन्स इन्होंने जीव को या ऑर्गेनिज्म को एक सेंटर पॉइंट माना है कि व्यक्ति के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे उसकी लाइफ में, उसके अकॉर्डिंगली ही व्यक्ति किसी भी स्टिमुलस को देखकर रिस्पॉन्ड करता है। सो इसलिए इन्होंने एक तरह से ऑर्गेनिज्म को एक संपूर्ण रूप में समझने की कोशिश यहाँ पे इन्होंने की है। आगे हम देखते हैं सेल्फ के बारे में। सेल्फ इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है, आत्मन, और इनकी थ्योरी इसी पर सेल्फ पर ही बेस्ड है, जिसको कि हम सेल्फ थ्योरी या आत्मन सिद्धांत हम कहते हैं। सो यहाँ हम देखते हैं कि सेल्फ से इनका तात्पर्य है अनुभूतियों की संपूर्णता, एक्सपीरियंसेस की संपूर्णता। मीन्स जिस तरह की अनुभूतियाँ हमारे अंदर हैं, आज तक हमने एक्सपीरियंस की हैं, और जिन परिस्थितियों में हम जो रिस्पॉन्ड करते हैं या हम कर सकते हैं, उसे ही इन्होंने सेल्फ कहा है, जिसमें कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इन्होंने इन दोनों को इसमें सम्मिलित किया है। आपको इन एक एक पॉइंट्स पर आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कथन निष्कर्ष वाले सेक्शन के क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं कि रोजर्स के अनुसार इन्होंने सेल्फ में चेतन और अचेतन दोनों को सम्मिलित किया है या दोनों को सम्मिलित नहीं किया है। तो आपको थ्योरी के बारे में पता होनी चाहिए कि रोजर्स ने चेतन और अचेतन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों को अपनी थ्योरी में इंक्लूड किया हुआ है। आगे हम देखते हैं कि अनुभूतियों के इस संपूर्ण योग को प्रत्यक्षणात्मक क्षेत्र, परसेप्चुअल फील्ड कहा जाता है। मीन्स कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इन दोनों तरह की जो अनुभूतियाँ हमें होती हैं, जो कि हमारे कॉन्शियस लेवल पर भी होती हैं, कुछ अनुभूतियाँ हमें अनकॉन्शियस लेवल पर भी होती हैं। मीन्स हमें उसका पता नहीं चलता, लेकिन हमें उसकी अनुभूति होती है। सो ये सभी तरह की अनुभूतियों को इन्होंने परसेप्चुअल फील्ड कहा हुआ है। साथ ही आगे ये कहते हैं कि ये अनुभूतियाँ आंतरिक होती हैं। मीन्स ये अनुभूतियाँ, ये एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर ही होती हैं। ये किस सिचुएशन में किस तरह का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा रिस्पॉन्स हमारा बाहर आता है, लेकिन ये अनुभूतियाँ हमारे अंदर ही होती हैं। यहीं से सेल्फ की उत्पत्ति होती है। मीन्स यहाँ हम कह सकते हैं कि रोजर्स ने बतलाया है कि सेल्फ जो है वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस की सारी अनुभूतियों का एक योग है।
आगे हम देखते हैं कि रोजर्स के लिए आत्मन या सेल्फ ही संपूर्ण है और इन्होंने सेल्फ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। साथ ही इन्होंने बतलाया है कि आत्मन के विकास से ही शिशु में अच्छे तथा बुरे का ज्ञान होता है। आगे बतलाते हैं कि रोजर्स ने सेल्फ को अलग वीमा नहीं माना, बल्कि आत्मन को ही संपूर्ण व्यक्तित्व कहा है। मीन्स रोजर्स ने सेल्फ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है और इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें परसेप्चुअल फील्ड की, जब व्यक्ति का परसेप्चुअल फील्ड डेवलप हो जाता है, मीन्स कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस का जो संपूर्ण योग है, उसे ही परसेप्चुअल फील्ड या फिनोमिनल फील्ड भी इसको हम कह सकते हैं, फिनोमिनल फील्ड भी कहा जाता है। सो जब धीरे धीरे परसेप्चुअल फील्ड से धीरे धीरे जब सेल्फ की उत्पत्ति होती है, तो हम इसको देख सकते हैं कि जब कोई भी बच्चा छोटा होता है, शिशु जब छोटा होता है, तो वो अधिकतर चीज़ों में मैं या मुझे की चीज़ें कहता है। मीन्स मुझे ये चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा, या इस तरह की चीज़ें वो मैं का, सेल्फ का ज़्यादा उपयोग करता है। तो यहीं से हम मानते हैं कि सेल्फ का जो निर्माण है या सेल्फ की उत्पत्ति बचपन से ही हो जाती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, वैसे वैसे व्यक्ति अपने एक्सपीरियंसेस के अनुसार अपने एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव या नेगेटिव रूप से मान सकता है, या उसको धीरे धीरे अच्छे बुरे सही गलत का भी उसको एहसास होने लगता है। और इसी को हम सेल्फ कह सकते हैं कि सेल्फ धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। लेकिन साथ ही रोजर्स ये भी कहते हैं कि जैसे हम अगर फ्रायड की बात करें या यूंग की बात करें, तो फ्रायड और यूंग ने सेल्फ को पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना है। लेकिन अगर हम रोजर्स की बात करते हैं, तो रोजर्स ने सेल्फ को व्यक्ति में नहीं माना, बल्कि सेल्फ में ही संपूर्ण व्यक्ति या प्राणी को इन्होंने माना है। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि रोजर्स ने सेल्फ को एक अलग विमा या एक व्यक्तित्व का एक भाग ही मानकर यहीं तक उसको लिमिटेड नहीं रखा हुआ है, बल्कि इन्होंने आत्मन में ही इन्होंने संपूर्ण व्यक्तित्व की व्याख्या की है। मीन्स हमारा जो सेल्फ होता है वही हमारा पूरा व्यक्तित्व होता है। इसको समझने के लिए इन्होंने 2 सब सिस्टम्स भी बतलाए हैं, जिसको कि सेल्फ कॉन्सेप्ट आत्मसंप्रत्यय और आइडियल सेल्फ आदर्शवादी आत्मन कहते हैं। सो आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है, सो आई थिंक मुझे यहाँ पे वीडियो को रोक देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडियल सेल्फ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आप हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।